हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों स्वागत है आपका ट्यूब पे। तो दोस्तों हम लेक्चर 8 में एटॉमिक और न्यूक्लियर प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चन थे वो कर चुके हैं। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम फॉर्मूले देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, और स्टूडेंट क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल पोजिशन में और इक्वेटोरियल पोजिशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है एक एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में। तो स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मूला और थ्योरी। जो हमारा पहला फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट अगर दो चार्जेज हों उनके बीच फोर्स आप जानते हैं, जो ये फोर्स एफ है वो कूलम्स लॉ से हम ड्राइव करते हैं। फोर्स जो कूलम्स लॉ से होगी वो होगी 1/4πε0 K Q1 Q2 by R स्क्वायर, और ये R कैप ये डायरेक्शन है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी वेक्टर F अपॉन Q, तो फोर्स अपॉन चार्ज जो हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्टूडेंट्स। तो इसका जो यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम होगा स्टूडेंट्स, और इसकी एक और यूनिट और होती है वोल्ट पर मीटर, E=B/dB होता है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें। और अगर स्टूडेंट बहुत सारे चार्जेज हों और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सुपर पोजिशन हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर सम हो जाती है इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड उन चार्जेस की। तो वेक्टर इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 एस सो ऑन। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को याद रखें और आगे बढ़ते देखते हैं पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू होता है U अपॉन Q0, जहाँ पे U पोटेंशियल एनर्जी है स्टूडेंट्स। दो चार्जेस Q1 Q2 हों तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू होता है 1/4πε0 K Q1 Q2 by R। तो स्टूडेंट्स U जो हमारा है पोटेंशियल एनर्जी है और इससे हम अपनी सिस्टम की स्टेबिलिटी भी डिफाइन करते हैं। अगर हमारा U कम होगा तो हमारा सिस्टम उतना ही स्टेबल होगा स्टूडेंट्स। स्टेबल करने के लिए हमें सेम टाइप के चार्जेज हैं तो उनको ज़्यादा डिस्टेंस पे रखना चाहिए, और अगर अपोजिट टाइप के चार्जेज हैं तो उन्हें नियरेस्ट रखना चाहिए। तो इससे हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। तो फर्दर हम आगे पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे। तो यहाँ पे अभी याद ध्यान रखें आप कि पोटेंशियल इक्वल टू होता है U अपॉन Q0 या W अपॉन Q। तो B इक्वल टू होता है U अपॉन Q0। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। B इक्वल टू माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू R, जिस पॉइंट तक आपको लाना है इन्फिनिटी से R तक, वेक्टर E डॉट dr। तो ये फॉर्मूला आप लगा के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं स्टूडेंट। और यहाँ पे देख सकते हैं आप P पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो आप P टू इन्फिनिटी, अगर लिमिट को चेंज कर देंगे तो वो माइनस साइन हट जाएगा और प्लस हो जाएगा। तो P टू इन्फिनिटी वेक्टर E डॉट dr, इस फॉर्मूले से स्टूडेंट आप अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है तो। और स्टूडेंट इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि अगर पोटेंशियल दिया हुआ तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकालेंगे। तो स्टूडेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूज करके, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है स्टूडेंट होता है dB/dr। तो अगर उसका नेगेटिव साइन ले लिया जाए वेक्टर E इक्वल टू माइनस dB/dr R कैप, तो इससे हम स्टूडेंट अगर पोटेंशियल दिया हो तो इस इक्वेशन का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम होने पर, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नोन है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेज एट द मैक्सिमम रेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में स्टूडेंट पोटेंशियल जो है वो घटता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है स्टूडेंट्स। तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अपने नोट्स में जरूर नोट कर लें। तो फर्दर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वेक्टर E इक्वल टू B/d। दो प्लेट्स, यहाँ पे इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी स्टूडेंट। और यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट ऐसा चार्ज पार्टिकल रखा हो जिसका मास m है तो इसको अगर बैलेंसिंग करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं Q इक्वल टू mg। तो इसको यहाँ पे इसको हम जो D है, अगर इसका सेपरेशन D है तो हम यहाँ पे इसको स्टूडेंट जो फॉर्मूला लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वो लगाते हैं E इक्वल टू B/d। तो E इक्वल टू B/d यहाँ यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। वेक्टर E इक्वल टू B/d या ध्यान रखें ये फॉर्मूला भी यूज हो सकता है इस केस में। और इस फॉर्मूले को भी याद रखें, अगर कहीं पे m मास का कोई चार्ज है और वो इस प्लेट्स के बीच रखा हुआ है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस कर रही है, और जो उसका ग्रेविटेशनल मास है उसके थ्रू जो फोर्स लग रहा है वो दोनों बैलेंस होंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो न्यूटन फोर्स है वो दोनों इक्वल कर देंगे हम, तो Q इक्वल टू mg हो जाएगा और E इक्वल टू B/d होता है, ध्यान रखें। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो स्टूडेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जहाँ जिस सरफेस पे हर पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल है वो सेम हो। तो स्टूडेंट अगर इस सरफेस पे हर जगह पे पोटेंशियल सेम होगा तो स्टूडेंट यहाँ पे W इक्वल टू Q डेल्टा V, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा तो स्टूडेंट वहाँ पे कोई वर्क नहीं होगा, तो वर्क जीरो होगा स्टूडेंट्स। इक्विपोटेंशियल सरफेस में स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव में जो भी एग्जाम्स है जैसे BHU का एंट्रेंस है तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं, इसलिए स्टूडेंट इसका ध्यान रखें। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट से अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस D
constituents an electric dipole, the electric dipole moment यहाँ पे ध्यान रखें स्टूडेंट, जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का स्मॉल p वेक्टर इज टू क्यू डी वेक्टर। डी वेक्टर जो स्टूडेंट्स ये है डाइपोल की एक्सिस और ये माइनस से प्लस की ओर होती है, तो जो हमारा डायरेक्शन है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का होता है, उसकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की ओर, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, और उसका डायमेंशन होता है स्टूडेंट होता है एल टी ए। जो स्टूडेंट आप जानते हैं क्यू इज टू आई टी, तो आई का हो जाएगा स्टूडेंट ए और टी जो डी है स्टूडेंट्स वो हो जाएगा एल। और स्टूडेंट नाइन्थ पॉइंट देखते हैं, टार्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट अगर कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर टार्क की वैल्यू क्या होगी, जो हमारा टार्क लगेगा होगा टाउ इज टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो मॉड्यूलस लेते हैं तो पी साइन थीटा हो जाएगा स्टूडेंट। तो आप समझ सकते हैं वेक्टर पी क्रॉस ई क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे डाइपोल मोमेंट में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। तो स्टूडेंट 10th पॉइंट देखते हैं, तो वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट अगर देखते हैं हम डाइपोल को θ1 से θ2 चेंज करते हैं, अगर हमारा डाइपोल θ1 एंगल पे है और हम उसे अगर θ2 पे चेंज करते हैं तो हमारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, तो वो होगा स्टूडेंट पीई। ध्यान रखें पी जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, cos θ1 माइनस cos θ2। तो जो हमारा वर्क डन होगा डाइपोल को रोटेट करने में θ1 एंगल से θ2 एंगल पे होगा पी cos θ1 माइनस cos θ2, इसका ध्यान रखें स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना 11th पॉइंट। तो स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड भी हमारा पॉइंट है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके। तो यू थीटा इक्वल टू होता है स्टूडेंट माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई, तो डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर थीटा इक्वल टू 0 लेते हैं तो जो यू थीटा है वो आता है माइनस पी, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है स्टूडेंट, क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू स्टूडेंट कितनी होती है 1। तो अगर 1 रख रहे हैं तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू है यू थीटा की, तो पोटेंशियल एनर्जी की सबसे मिनिमम वैल्यू है क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है, तो इसलिए स्टूडेंट स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो सबसे हमारा जो सिस्टम है वो काफी स्टेबल होगा क्योंकि हमारी पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं जितनी मिनिमम होगी सिस्टम उतना ही स्टेबल होता है। और स्टूडेंट अगर थीटा इक्वल टू 180 ले लें तो आप जानते हैं cos 180 इक्वल टू होता है -1, तो अगर यहाँ पे -1 रखेंगे तो यू थीटा इक्वल टू हो जाएगा प्लस पीई। तो स्टूडेंट ये मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की, तो आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी जितनी हायर होगी सिस्टम उतना ही अनस्टेबल होगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है ये स्टूडेंट, तो इसका ध्यान रखें। स्टूडेंट 12th पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, कि कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं जो ई नेट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, और आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, और ये सब पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट थ्योरी में, तो इसका ध्यान रखें। इससे आपको न्यूमेरिकल्स लगाने में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में जो थ्योरेटिकली डिजाइन किए जाते हैं उसका ऑप्शन चूज करने में बहुत ही आसानी होगी, तो इसलिए इन सारे पॉइंट्स का बहुत ही ध्यान रखें स्टूडेंट्स। कंडक्टर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कंडक्टर के इनसाइड कंडक्टर वो 0 होती है स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना 13th पॉइंट। तो स्टूडेंट ये देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब बात आ गई स्टूडेंट्स कि हम डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड देखने वाले हैं। पहले आपको बता दूं एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट में क्या होते हैं। तो स्टूडेंट मान लीजिए हमारा डाइपोल है -q और ये +q चार्जेस रखे हुए हैं, इनके बीच की जो सेपरेशन है 2l है, और ये हमारा जो मिड पॉइंट है ये O है। तो यहाँ से अगर स्टूडेंट हम इसी एक्सिस पे -q से जो हमारी डाइपोल की एक्सिस है -q से +q की और डी वेक्टर, अगर उसी एक्सिस पे अगर हमारा पॉइंट है तो उसको हम कहते हैं स्टूडेंट एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो आता है वेक्टर E = 1/4πε0 k 2p वेक्टर डिवाइडेड बाई r³। यहाँ पे अगर डायरेक्शन लें तो कि स्टूडेंट पी के डायरेक्शन में है, मतलब जो ई और पी हैं वो सेम डायरेक्शन में स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो स्टूडेंट इस केस में सेम रहता है। और मैंने आपको बताया कि जो एक्सियल पोजीशन है वो डी वेक्टर के डायरेक्शन में ही होती है, तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी आती है। और जो स्टूडेंट इक्वेटोरियल पोजीशन की बात है तो हम इसके परपेंडिकुलर अगर यहाँ पे कहीं पॉइंट लें मिड पॉइंट से ऊपर, तो ये हमारा जो हमारी पोजीशन है इसको कहते हैं हम स्टूडेंट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। इस केस में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है स्टूडेंट्स वो होती है वेक्टर E = -1/4πε0 k वेक्टर p डिवाइडेड बाई r³। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो E है और P है उसमें माइनस साइन है, तो ये अपोजिट है, तो हमारा E वेक्टर की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और जो हमारा P वेक्टर की डायरेक्शन है वो है
नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो यहाँ पे स्टूडेंट ई एंड पी आर अपोजिट साइड, दोनों अपोजिट साइड में होते हैं स्टूडेंट। और ये कंडीशन तब है स्टूडेंट जब एल बहुत ही, जो आर की वैल्यू है यहाँ से स्टूडेंट, इस कंडीशन से आर की जो वैल्यू है बहुत ज्यादा हो एल से, क्योंकि जानते हैं आप कि जो हमारे चार्जेस का सेपरेशन वो बहुत ही स्मॉल है डायपोल के केस में। तो यहाँ पे ये कंसिडर करके हम चलते हैं कि जो एल की वैल्यू है वो बहुत ही कम है आर से। तो दोनों केस में जब हम एल की वैल्यू को आर से काफी कम लेते हैं तो ये फॉर्मूले वैलिड होते हैं। तो वेक्टर ई इक्वल्स टू एक्सेल पोजीशन में वेक्टर ई इक्वल्स टू 1/4πε0 k 2p वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब, और ब्रॉड साइड ऑन और इक्वेटोरियल पोजीशन के केस में स्टूडेंट वेक्टर ई जो होता है -1/4πε0 k वेक्टर p डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने देखा कि डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो आप स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में स्टूडेंट हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं। तो एक्सियल केस में स्टूडेंट देखते हैं कि हमारा पोटेंशियल कितना होता है। तो स्टूडेंट ये एक्सियल पोजीशन आपको मैंने बताया जैसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू 1/4πε0 k p डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसका ध्यान रखें, ये हमारा एक्सियल केस में, इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में, एक्सियल पोजीशन के केस में हमारा पोटेंशियल है। और ब्रॉड साइड ऑन में या इक्वेटोरियल पोजीशन के केस में स्टूडेंट हमारा B 0 होता है, क्योंकि स्टूडेंट ये स्केलर क्वांटिटी है और यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो माइनस और प्लस मिलके दोनों सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं और 0 आ जाता है वैल्यू। तो स्टूडेंट ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक डायपोल में इक्वेटोरियल पोजीशन के केस में जो पोटेंशियल है वो 0 होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये स्टूडेंट, इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल में इक्वेटोरियल पोजीशन के केस में पोटेंशियल 0 होता है। इसमें जनरल फॉर्मूला अगर हम दोनों के लिए याद रखना चाहें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायपोल के लिए, तो जो पोटेंशियल का फॉर्मूला स्टूडेंट होता है 1/4πε0 k p cos थीटा बाय r स्क्वायर। तो आप जानते हैं एक्सेल के केस में जो थीटा है वो 0 होगा और इक्वेटोरियल या ब्रॉड साइड ऑन के केस में थीटा 90 होगा। तो यहाँ पुट करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा जो कि हमने फॉर्मूले अभी याद किए बी के। और वेक्टर ई का जो फॉर्मूला स्टूडेंट होता है डायपोल के केस में, जो कॉमन फॉर्मूला है, दोनों का मिक्सिंग करके अगर बनाएं, थीटा को हम 0 और 90 रख के इसे फिर से वेरीफाई कर सकते हैं एक्सेल और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। तो हमारा कॉमन फॉर्मूला है 1/4πε0 k p डिवाइडेड बाय r क्यूब अप्लाई बाय √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ थीटा 0 रखेंगे तो यहाँ पे ये फिर से 2p r क्यूब आ जाएगा, और जैसे ही आप यहाँ 90 रखेंगे तैसे ही आपका p बाई r क्यूब आ जाएगा ये। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ये मॉडुलस है, बस यहाँ पे साइन कन्वेंशन नहीं है। तो लेकिन एक पॉइंट का ध्यान रखें कि जो हमारा एक्सियल केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और पी वेक्टर वो पैरेलल होते हैं, ये सेम डायरेक्शन में होते हैं। और जो इक्वेटोरियल या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के जो वेक्टर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के वेक्टर्स एक्सियल केस में सेम डायरेक्शन में होते हैं और इक्वेटोरियल के केस में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन के केस में हमारा जो पोटेंशियल है वो 0 होता है स्टूडेंट। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, और आपको मैंने ये सारे की पॉइंट्स एक बार बता दिए, जिससे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में और किसी न्यूमेरिकल को लगाने में जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, वो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएं और आप उसे जान पाएं और उसके पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हमारी स्टेबिलिटी डिसाइड होगी, कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल को निकालेंगे, पोटेंशियल हमारी एनर्जी हमारी क्या है, तो इसको हम समझ पाए। स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, गॉस लॉ देखेंगे उसमें, और उस अलग अलग केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन में आप देखेंगे कि हम कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। जो हमारे सिस्टम है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे लाइन चार्ज की वजह से, स्पेयर की वजह से, हॉलो स्पेयर की वजह से। उस तरीके से हम देख पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस केस में क्या आती है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले देख लेंगे और कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, फिर फर्दर हम स्टूडेंट न्यूमेरिकल करेंगे। तो अभी एक लेक्चर और होगा इस पे थ्योरी का, उसके बाद स्टूडेंट हम न्यूमेरिकल करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें स्टूडेंट, क्योंकि अगर आपका शेड्यूल बिजी है और आप अभी 12th में हैं तो आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा यहाँ पे पता चल जाए, जिससे आप अपना टाइम निकाल के उस वीडियो को देख के अपने नोट्स बना लें, जिससे कि आपको फर्दर प्रेशर ना रहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं गॉस लॉ के साथ।